आज हम पढ़ेंगे आरओ और यूपी पीएसएस 2025 से संबंधित कुछ प्रश्नों को। ठीक है, जिसमें हम उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि इस सत्र ने कांग्रेस के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग के स्थान पर स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसमें सविनय अवज्ञा कार्यक्रम का आह्वान किया गया, जिसमें कर न देना और विधायिकाओं से सदस्यों का इस्तीफा देना शामिल था। इस सत्र में यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उपयुक्त परिच्छेद जो है वो किस कांग्रेस अधिवेशन का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ऑप्शन आपके हैं कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बंबई अधिवेशन, ठीक है, और कराची अधिवेशन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन का यह विशेष रूप से वर्णन करता है। लाहौर अधिवेशन जो है वो 1929 को हुआ था और लाहौर में हुआ था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो इसके निम्नलिखित निकले, जिसमें इसमें जैसे पूर्ण स्वराज की मांग जो है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो की गई थी। इसमें पहली बार यह था कि डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करने की इच्छा थी, उसके स्थान पर पूर्ण संप्रभुता की मांग की गई थी, जो सबसे बड़ा बदलाव था। इसी लाहौर अधिवेशन 1929 के जरिए ही ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इस दिवस को पूर्ण स्वतंत्रता के आह्वान के सम्मान में मनाया जाना था। आगे चलकर इसी तिथि को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में विशेष महत्व मिला। सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, जिसमें करों का भुगतान न करना, विधायी परिषदों से सदस्यों का इस्तीफा देना और स्वतंत्रता संग्राम के अधिक आक्रामक चरण की शुरुआत करना। इसी अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथियों का एकीकरण हुआ और एकजुट होकर मोर्चे को बढ़ावा दिया। भारतीय तिरंगा ध्वज फहराया गया और तिरंगा ध्वज जो है वो रावी नदी पर जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, जो आजादी के लिए भारतीय लोगों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी प्रस्ताव में यह व्यक्त द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रस्ताव था शामिल नहीं था, लेकिन इसका खंडन जरूर किया गया। ठीक है, और भारतीय एकता पर बल दिया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो 1928 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज या ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो इसे महत्वपूर्ण बनाता था। कलकत्ता अधिवेशन जो है ये 1928 में हुआ था। कांग्रेस की रणनीति में यहीं से महत्वपूर्ण बदलाव आया और उसने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक सख्त रुख अपनाया और इस अधिवेशन ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की औपचारिक घोषणा के लिए आधार तैयार किया। बात करें बंबई अधिवेशन की, बंबई अधिवेशन जो है ये 1934 में हुआ और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार इसने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी करने की मांग की। ठीक है, क्योंकि 1935 के बाद 37 में चुनाव हुए थे। अगर कराची अधिवेशन की बात करेंगे तो कराची अधिवेशन जो है ये 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसमें भी पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता को दोहराया गया और इसमें भी मूल अधिकारों की इसमें चर्चा की गई, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और यूक्रेन के संबंधों के संदर्भ में सुर्खियों में रहा भीष्म क्यूब्स है। यह भारत और यूक्रेन के बीच एक नया सैन्य अभ्यास है। दूसरा है, यह भारत और यूक्रेन का स्थल मार्ग और काला सागर के माध्यम से जोड़ने वाला एक नया व्यापार मार्ग है। यह भारत के द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली एक आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सेवा है
और यह भारत द्वारा संघर्ष प्रभावित देशों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि यह भारत द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली एक आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सेवा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युद्ध प्रभावित यूक्रेन की यात्रा के दौरान भारत स्वास्थ्य पहल अर्थात भीष्म क्यूब्स की प्रस्तुत की गई थी। भीष्म क्यूब्स एक पोर्टेबल अस्पताल सेवा है जिसे आपात स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स उपहार देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसका उद्देश्य रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन में आपातकालीन चिकित्सा की देखभाल को बढ़ाना है। यह पहल जो है भीष्म जो है यह प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है। ये जो क्यूब होते हैं वो 36 मिनी क्यूब्स मिलकर एक मदर क्यूब का निर्माण करते हैं और 2 मदर क्यूब्स मिलकर एक पूर्ण भीष्म क्यूब का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पूर्ण क्यूब में 200 मरीजों की चिकित्सा देखभाल का समर्थन कर सकता है, जिसमें सर्जिकल प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इस प्रणाली में उन्नत तकनीक भी शामिल है, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से इन्वेंट्री प्रबंधन और 180 भाषाओं में डिजिटल समर्थन शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगठनों के कार्यक्रम के व्यवस्थित कीजिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ और इंडियन मर्चेंट चैम्बर की स्थापना। तो कूट के आधार पर इसका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो कौन सा सही है? 1 2 3, 3 1 2, 3 2 1 या फिर 2 1 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 3 1 2, क्योंकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1920 में बॉम्बे में की गई थी। 1920 में बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, और भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ की स्थापना जो है 1927 में की गई थी। और इंडियन मर्चेंट चैम्बर की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है वो 1907 को की गई थी। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो 3 1 2 है। सबसे पहले इंडियन मर्चेंट, फिर इसके बाद आपका अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और फिर उसके बाद भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कि पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संवैधानिक जन कार्यवाही के कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध थी। कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्यों से अपील की गई कि वे दमनकारी सरकार से अपना संबंध तोड़ लें। और तीसरा है, स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया गया और इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर 1 और 4? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। पर दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, पहला जो है वो गलत है। ठीक, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भारत चलाया गया तो यह आंदोलन जो था वो जलियांवाला हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत के उन्मूलन के बाद शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के दौरान बहुत सी बातें आती थी, जैसे कि उपाधियों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालय और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि जो बाद में जनता को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने, कानून की सामूहिक सविनय अवज्ञा, जिसमें कर अदायगी न करना भी शामिल है, के लिए भी कहा जा सकता था। राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेजों की स्थापना, स्थानीय विवादों के निपटाने के लिए पंचायतों का गठन भी प्रस्ताव शामिल था। इस प्रकार कानपुर नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस को संवैधानोत्तर जन कार्यवाही के कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्धित किया था। ठीक है,
ना कि संवैधानिक जनप्रतिनिधित्व। इसलिए इसका पहला कथन जो है वो गलत है। अखिल भारतीय खिलाफत जो कांग्रेस में मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि मुसलमानों का ब्रिटिश सेना में बने रहना धार्मिक रूप से गैर कानूनी है। गांधी जी समेत अनेक कांग्रेसियों ने एक घोषणा पत्र जारी करके मोहम्मद अली की बात को दोहराया और कहा कि प्रत्येक नागरिक और सशस्त्र बलों को सरकार की दमनकारी नीतियों से अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए, और कांग्रेस कार्य समिति ने भी इसी तरह के प्रस्ताव पारित किए। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। और तीसरा कथन जो है वो भी सही है, क्योंकि इसमें सरकार को महसूस हुआ था कि स्थिति वास्तव में हाथ से निकलती जा रही है और अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की घोषणा की, और सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया और उनके सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लंदन के इंडिया हाउस की तर्ज पर स्वदेश बैंकुवर में स्वदेश गृह की स्थापना की थी? ऑप्शन है लाला हरदयाल, रामनाथपुरी, जीडी कुमार या फिर वीडी सावरकर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जीडी कुमार। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के जो मुख्य नेता थे वो निष्क्रिय हो गए और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब इस युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय धारणा प्रचलित हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है और भारतीयों के लिए एक अवसर है। इसलिए उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी सागर तट जो 1914 के बाद से ही पंजाबी अप्रवासियों का स्थायी घर बनने लगा। भारी संख्या में पंजाबी यहाँ आकर बसने लगे थे। मेजबान देश की भेदभाव नीति के कारण यहाँ पर भी भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई। 1907 में पश्चिमी तट पर निर्वासित जिंदगी जी रहे रामनाथपुरी ने एक पत्र निकाला जिसे सर्कुलर आजादी जारी किया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया गया। तारकनाथ दास ने बैंकुवर में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया, ठीक है, जिसकी भाषा काफी उत्तेजक और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थी। जीडी कुमार ने लंदन में जो इंडिया हाउस था जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, उसी की तर्ज पर बैंकुवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की और साथ में ही गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नाम का एक समाचार पत्र निकाला। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज उठाई गई, ठीक है। 1910 में तारकनाथ दास और जीडी कुमार बैंकुवर छोड़ चुके थे और वह अमेरिका में आ गए और अमेरिका के सिएटल में उन्होंने 1910 में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की, ठीक है, बल्कि उन्होंने 1910 में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि 1938 में हैदराबाद राज्य कांग्रेस पर प्रतिबंध के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, स्वामी रामानंद तीर्थ, टंगुटरी प्रकाशम या फिर एनजी रंगा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, बी ऑप्शन, स्वामी रामानंद तीर्थ। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद रियासत जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दोनों दृष्टियों से भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो निजामों के अधीन थी, लेकिन इसमें तीन भाषा के लोग रहते थे, जिसमें मराठी ऑलमोस्ट यहाँ पर 28% थे,
फिर उसके बाद कन्नड़, कन्नड़ जो थे वो 22% थे। तेलुगु, तेलुगु जो थे वो 50% थे। 1911 में उस्मान अली खान इस रियासत के निजाम बने और उन्होंने 1948 तक इस पर शासन किया। ठीक है, 1911 में उस्मान अली खान इस रियासत के निजाम बने और 1948 तक इसमें इन्होंने शासन किया। भारत के अन्य भागों की तरह भी हैदराबाद में भी असहयोग और खिलाफत आंदोलन की गतिविधियां शुरू हुई। इसके बाद जनता के बीच क्षेत्रीय सांस्कृतिक चेतना भी पनपने लगी, जिसका नेतृत्व तेलंगाना क्षेत्र ने किया। 1937 में इस रियासत के दो क्षेत्रों ने अपने अपने संगठन बना लिए। इसमें एक थी महाराष्ट्र परिषद, एक थी कन्नड़ परिषद। 1938 में इसके तीनों क्षेत्रों के सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सभी ने मिलकर एक संगठन हैदराबाद राज्य कांग्रेस का गठन करने का फैसला किया। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा नहीं थी? शाखा भले ही इसके नाम में समानता हो, लेकिन ये कांग्रेस की शाखा नहीं थी। लेकिन ये बहुत सदस्यों का जो था वो कांग्रेस के साथ निकटवर्ती संबंध था। संगठन के औपचारिक गठन से पहले ही निजाम की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया और आरोप लगाया कि हिंदुओं का सांप्रदायिक संगठन है, इसमें मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। जब बातचीत और अपील का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, तब सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया गया और इस सत्याग्रह के नेतृत्व जो है वो मराठी भाषी राष्ट्रवादी स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ दी और राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज में पढ़ाई की। ठीक है, अक्टूबर 1938 से जो है वह आंदोलन शुरू हुआ। इसमें एक योजना अपनाई गई। इसकी योजना ये थी कि एक लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में 5 सत्याग्रहियों का समूह सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधि शामिल होते थे और राज्य स्वयं को राज्य कांग्रेस का सदस्य घोषित करके प्रतिबंधों की अवहेलना करते थे। सप्ताह में 3 बार सत्याग्रह का आयोजन किया जाता था और यह करीब जो है लगभग 2 महीने चला। सभी सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया गया। सत्याग्रहियों को देखने और आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए विशाल भीड़ जमा हो जाती थी। सत्याग्रह के 2 प्रमुख केंद्र थे, हैदराबाद शहर और मराठवाड़ा क्षेत्र का औरंगाबाद शहर। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।